नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर गहराई से बात करेंगे जो हम अक्सर सुनते हैं, सुरक्षा। मतलब ये शब्द खबरों में, विश्व राजनीति की चर्चाओं में, हर जगह छाया रहता है। लेकिन क्या हम हमेशा इसका सही मतलब समझते हैं? हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प रिसर्च है इस पर, जो इसकी अलग-अलग परतें खोलती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस शब्द को थोड़ा खोल कर समझें कि भाई सुरक्षा का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग हालात में क्या हो सकता है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा में क्या फर्क है, और हाँ, भारत अपनी सुरक्षा चुनौतियों से कैसे निपटता है। अक्सर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर मतलब जरूरी मुद्दों पर खुली बहस को टाल दिया जाता है, जैसे ये कोई बहुत ही गोपनीय या खतरनाक चीज हो जो आम आदमी की समझ से परे है। पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए आज इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी स्तर पर अगर देखें तो सुरक्षा का मतलब है खतरों से आजादी, है ना? लेकिन जिंदगी, चाहे इंसान की हो या देश की, खतरों से भरी पड़ी है। तो क्या हर खतरा सुरक्षा का मामला बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर तो दुनिया में सुरक्षा के मुद्दे ही मुद्दे होंगे। इसीलिए तो विशेषज्ञ आमतौर पे ये मानते हैं कि सुरक्षा का संबंध सिर्फ उन चीजों से है जो हमारे बुनियादी मूल्यों यानी कोर वैल्यूज को बहुत ही गंभीर रूप से खतरे में डालती हैं। अच्छा, बुनियादी मूल्य। लेकिन ये किसके बुनियादी मूल्य? क्या पूरे देश के, या फिर सड़क पर चलते उस आम आदमी के? क्या सरकार और नागरिक हमेशा एक ही तरह से सोचते हैं इस बारे में? ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है, किसके मूल्य, और फिर ये भी कि खतरा कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी चोट तो हर मूल्य को लगती रहती है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी। हाँ, तो क्या सबको सुरक्षा का मुद्दा मान लें? नहीं नहीं, तो मतलब निचोड़ ये है कि सुरक्षा का लेना देना सिर्फ उन बेहद गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे कि अगर उन्हें रोका ना गया तो वो बुनियादी मूल्यों को इस हद तक नुकसान पहुंचा देंगे कि फिर उनकी भरपाई मुमकिन ना हो। एक तरह से ये एक सीमा तय करता है। और ये भी सच है कि सुरक्षा की ये सोच हमेशा एक जैसी नहीं रही है। नहीं, दुनिया के सारे समाज इसे एक ही नजरिए से देखते हैं। तो इसे बेहतर समझने के लिए शायद हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा तरीका है समझने का, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। और ज्यादातर जब हम सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो पारंपरिक यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की ही बात हो रही होती है। अच्छा, तो इस पारंपरिक सोच में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या माना जाता है? सैन्य हमला। हाँ, सैन्य हमला। ये खतरा किसी दूसरे देश से आता है और ये सीधे सीधे देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे जो बुनियादी मूल्य हैं उनको चुनौती देता है। और इसमें ये याद रखना भी जरूरी है कि युद्ध का असर सिर्फ सैनिकों तक नहीं रहता, अक्सर आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जाता है। हाँ, उनका मनोबल तोड़ने के लिए। बिल्कुल, ताकि उनका मनोबल टूटे, सरकार पर दबाव बने। तो फिर सरकारें इस सैन्य हमले के खतरे से निपटती कैसे हैं? उनके पास क्या रास्ते होते हैं? मोटे तौर पे देखें तो तीन रास्ते दिखते हैं। पहला तो है आत्मसमर्पण कर देना, जो खैर कोई देश शायद ही चाहता। दूसरा है निवारण यानी डिटेरेंस। इसका मतलब है दुश्मन को यह एहसास दिलाना कि हमला करने की कीमत इतनी ज्यादा होगी कि वो हमला करने से ही हिचकिचाएं। अच्छा। और तीसरा है रक्षा यानी डिफेंस, कि अगर युद्ध छिड़ी जाए तो अपना बचाव करना, हमलावर को उसके मकसद में कामयाब होने से रोकना। ज्यादातर जो सुरक्षा नीतियां बनती हैं वो इसी निवारण और रक्षा के इर्द गिर्द घूमती हैं। इनके अलावा भी पारंपरिक सुरक्षा में कुछ और तरीके अपनाए जाते हैं क्या? शक्ति संतुलन जैसी कोई बात? हाँ बिल्कुल, पारंपरिक सुरक्षा नीति का एक तीसरा अहम घटक है शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर। देश अपने आस पड़ोस पर नजर रखते हैं, देखते हैं कि कौन सा देश ज्यादा ताकतवर हो रहा है, कौन भविष्य में खतरा बन सकता है। तो वो कोशिश करते हैं कि शक्ति का पल्ला या कह लें तराजू उनके पक्ष में झुका रहे, खासकर अपने पड़ोसियों या उन देशों के मुकाबले जिनसे पुराने मतभेद रहे हों। और इसमें सिर्फ फौजी ताकत नहीं देखी जाती, आर्थिक ताकत, तकनीकी ताकत, ये सब भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि आजकल सैन्य ताकत इन्हीं पर टिकी होती है। और चौथा तरीका शायद गठबंधन बनाना है, अलायंस बिल्डिंग। एकदम सही, चौथा तरीका है गठबंधन बनाना। देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी प्रभावी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर गुट बनाते हैं। अक्सर लिखित संधियां होती हैं इसके लिए। ये गठबंधन बनते हैं साझा राष्ट्रीय हितों के आधार पर। और हित बदलने पर बदल भी जाते हैं, है ना? बिल्कुल, हित बदलने पर बदल भी सकते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है जैसे अमेरिका ने 80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों का साथ दिया था।
लेकिन फिर 1191 के हमलों के बाद उन्हीं जैसे एक समूह अलकायदा पर हमला किया, तो हित बदलते ही गठबंधन की राजनीति भी बदल गई। तो ये जो पारंपरिक सोच है, इसमें ज्यादातर खतरे देश की सीमाओं के बाहर से आते हुए माने जाते हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही माना जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई एक ऐसी केंद्रीय सत्ता तो है नहीं जो सबके व्यवहार पर लगाम लगा सके। संयुक्त राष्ट्र भी है, लेकिन वो भी अपने सदस्य देशों की सहमति पर ही निर्भर है। इसलिए हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार खुद ही उठानी पड़ती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या किसी देश की सुरक्षा सिर्फ बाहरी हमलों से ही तय होती है? अगर देश के अंदर ही शांति ना हो, मान लीजिए अंदर ही हिंसा का डर फैला हो, तो वो बाहरी खतरों का सामना कैसे करेगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक सुरक्षा की सोच में आंतरिक शांति और व्यवस्था भी शामिल होनी ही चाहिए। लेकिन हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश थे, जैसे अमेरिका, सोवियत संघ या पश्चिमी यूरोप के देश, उन्हें अपनी सीमाओं के अंदर काफी हद तक शांति का भरोसा था। तो उनका ध्यान मुख्य रूप से बाहरी खतरों पर केंद्रित हो गया, जैसे शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे से हमले का डर। हाँ, ये बात सही है। शायद कुछ यूरोपीय ताकतों को अपनी कॉलोनियों में जो आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, उनसे भी हिंसा का डर था, जैसे फ्रांस को वियतनाम में या ब्रिटेन को केन्या में। हाँ, वो भी एक पहलू था। लेकिन अगर हम एशिया और अफ्रीका के नए नए आज़ाद हुए देशों की बात करें, तो उनकी सुरक्षा चुनौतियां यूरोप से बहुत अलग थीं। उन्हें सिर्फ बाहरी हमलों का ही डर नहीं था, जो अक्सर पड़ोसियों से ही होता था, सीमा को लेकर या जमीन को लेकर या लोगों पर नियंत्रण को लेकर, बल्कि उन्हें देश के अंदर भी हिंसक टकराव झेलने पड़ रहे थे। कई नए देश तो सच पूछे तो अमेरिका या सोवियत संघ से ज्यादा अपने पड़ोसियों से डरने लगे थे। अच्छा, और अंदरूनी तौर पर भी खतरे थे, जैसे आपने कहा अलगाववादी आंदोलन वगैरह? हाँ, बिल्कुल। बहुत से नए राज्यों में ऐसे अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। ऐसे समूह थे जो अपना अलग देश बनाना चाहते थे, और कई बार तो ये बाहरी और अंदरूनी खतरे मिल जाते थे। मतलब कोई पड़ोसी देश अंदरूनी अलगाववादी गुटों को मदद दे सकता था या उन्हें उकसा सकता था। इससे दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ जाता था। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में जितने भी सशस्त्र संघर्ष हुए हैं पिछले कुछ दशकों में, उनमें से 95% से ज़्यादा अब देशों के अंदर लड़े गए युद्ध हैं, मतलब आंतरिक युद्ध। 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में 12 गुना बढ़ोतरी हुई। 12 गुना? बाप रे! हाँ, तो जो नए राज्य बने थे एशिया और अफ्रीका में, उनके लिए बाहरी युद्ध, खासकर पड़ोसियों से, और आंतरिक युद्ध, ये दोनों ही उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती थे। तो इतनी हिंसा और टकराव की बातों के बीच क्या पारंपरिक सुरक्षा के दायरे में सहयोग की भी कोई गुंजाइश है, या सिर्फ टकराव ही टकराव है? नहीं नहीं, सहयोग की गुंजाइश बिल्कुल है। पारंपरिक सुरक्षा की सोच भी ये मानती है कि हिंसा को सीमित करने के लिए, उसे लिमिट करने के लिए सहयोग मुमकिन है और ज़रूरी भी है। ये सीमाएं युद्ध के लक्ष्यों से भी जुड़ी हो सकती हैं, जैसे कि युद्ध सिर्फ आत्मरक्षा के लिए लड़ा जाए या नरसंहार रोकने के लिए, और युद्ध के साधनों या तरीकों से भी, जैसे कि गैर लड़ाकों को यानी आम नागरिकों को या हथियार डाल चुके सैनिकों को ना मारा जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हिंसा ना की जाए, और बल का प्रयोग सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर ही हो। अच्छा, इसके अलावा और किस तरह के सहयोग देखने को मिलते हैं इस पारंपरिक दायरे में? हाँ, और भी तरीके हैं, जैसे निरस्तीकरण, शस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली। निरस्तीकरण का मतलब है कि सभी राज्य कुछ खास किस्म के हथियार रखना ही छोड़ दें। जैसे 1972 की जैविक हथियार संधि BWC और 1992 की रासायनिक हथियार संधि CWC हैं। इन्होंने इन भयानक हथियारों के उत्पादन और रखने पर ही पाबंदी लगा दी। और अच्छी बात यह है कि 155 से ज्यादा देशों ने BWC को और 181 ने CWC को माना, जिनमें सारी बड़ी शक्तियां भी शामिल थीं। ठीक है, और शस्त्र नियंत्रण इससे कैसे अलग है? इसमें हथियार छोड़े नहीं जाते? हाँ, शस्त्र नियंत्रण में हथियारों के अधिग्रहण यानी उन्हें हासिल करने या उनके विकास को नियंत्रित किया जाता है, उन्हें रेगुलेट किया जाता है। जैसे 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM संधि थी। इसने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके एक तरह का रक्षा कवच बनाने से रोकने की कोशिश की, ताकि परमाणु हमले का डर कम हो। या फिर साल्ट और स्टार्ट संधियां थी शीत युद्ध के दौरान। और 1968 की परमाणु अप्रसार संधि NPT भी एक तरह की शस्त्र नियंत्रण संधि थी। इसने परमाणु हथियार रखने वाले देशों की संख्या को सीमित करने की कोशिश की,
हालांकि इसने परमाणु हथियारों को खत्म नहीं किया। और ये तीसरा तरीका, विश्वास बहाली, इसका क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। विश्वास बहाली एक प्रक्रिया है जिसने देश, खासकर जो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानते हैं, वो आपस में अपनी सैन्य योजनाओं और इरादों के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। वो एक दूसरे को बताते हैं कि उनकी सेनाएं किस तरह की हैं, कहाँ तैनात है वगैरह। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? इसका मकसद ये होता है कि कोई भी पक्ष गलतफहमी या गलत अंदाजे की वजह से जंग ना छेड़ दे। एक दूसरे को ये भरोसा दिलाना कि देखो हम अचानक हमला करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश है ये। समझ गए। तो कुल मिलाकर पारंपरिक सुरक्षा का मुख्य लेना देना सैन्य बल से है। मतलब बल ही मुख्य खतरा है और बल ही सुरक्षा पाने का मुख्य साधन भी। ठीक है, तो ये हुई पारंपरिक सुरक्षा की बात। अब इसके दायरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं। सुरक्षा की जो गैर पारंपरिक धारणाएं हैं वो सैन्य खतरों से आगे बढ़कर देखती हैं, है ना? वो उन खतरों और आशंकाओं की बात करती हैं जो सीधे तौर पर मानव अस्तित्व की स्थितियों पर असर डालते हैं। बिल्कुल। और इनकी शुरुआत ही इस सवाल से होती है कि पारंपरिक सुरक्षा का संदर्भ बिंदु क्या है, यानी किसकी सुरक्षा। पारंपरिक सोच में जैसा हमने देखा, संदर्भ बिंदु राज्य होता है, उसका इलाका, उसकी सरकार। लेकिन गैर पारंपरिक धारणाएं इस संदर्भ बिंदु का विस्तार करती हैं, उसे और बड़ा करती हैं। तो गैर पारंपरिक सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षा किसके लिए होनी चाहिए? राज्य के लिए नहीं तो? सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तियों के लिए या समुदायों के लिए, या असल में कहें तो पूरी मानवता के लिए। इन विचारों को मानव सुरक्षा या वैश्विक सुरक्षा जैसे नाम दिए गए हैं। मानव सुरक्षा यानी राज्यों की सुरक्षा से ज्यादा लोगों की सुरक्षा पर जोर। हाँ, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जो राज्य सुरक्षित दिख रहा है उसके नागरिक भी सुरक्षित महसूस करें। बल्कि कड़वा सच तो ये है, जैसा कि कुछ स्रोतों में भी कहा गया है, कि पिछले 100 सालों में विदेशी सेनाओं के हाथों जितने लोग मारे गए, उससे कहीं ज्यादा लोग अपनी ही सरकारों द्वारा मारे गए हैं। ओह, ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ, तो मानव सुरक्षा के जितने भी समर्थक हैं वो इस बात पर तो सहमत हैं कि इसका पहला लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है। लेकिन इस पर थोड़ी अलग अलग राय है कि व्यक्तियों को आखिर किन खतरों से बचाया जाना चाहिए। अच्छा, क्या राय है? कुछ लोग, जिन्हें संकीर्ण नैरो अवधारणा का समर्थक कहा जा सकता है, वो मानते हैं कि मानव सुरक्षा का मुख्य ध्यान व्यक्तियों को हिंसक खतरों से बचाने पर होना चाहिए। जैसा कि पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था, समुदायों और व्यक्तियों को आंतरिक हिंसा से बचाना। और जो व्यापक अवधारणा वाले हैं वो क्या कहते हैं? उनके समर्थक तर्क देते हैं कि खतरे के एजेंडे में भूख, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि युद्ध, नरसंहार और आतंकवाद की तुलना में ये चीजें कहीं ज्यादा लोगों की जान लेती हैं। हाँ, ये बात तो सही है। तो कहते हैं कि मानव सुरक्षा नीति को लोगों को इन खतरों से भी बचाना चाहिए, सिर्फ हिंसा से नहीं। और अगर इसे और व्यापक रूप में देखें तो मानव सुरक्षा के एजेंडे में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा के लिए खतरे भी शामिल हो जाते हैं। इसे क्रमशः अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति कहा गया है। समझ गई। अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। और वैश्विक सुरक्षा की अवधारणा इससे कैसे अलग है? वैश्विक सुरक्षा का विचार खासतौर पर 1990 के दशक में उभरा। ये उन खतरों के जवाब में आया जिनकी प्रकृति ही वैश्विक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और एड्स या बर्ड फ्लू जैसी स्वास्थ्य महामारियां। ये तो सही है कि कोई एक देश अकेले इनसे नहीं निपट सकता। बिल्कुल, कोई भी देश अकेले इन समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता। उदाहरण के लिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का स्तर सिर्फ 1.5 से 2 मीटर भी बढ़ता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा बाढ़ में डूब जाएगा। मालदीव जैसा देश तो शायद पूरा ही डूब जाए। थाईलैंड की आधी आबादी पर खतरा मंडराएगा। बाप रे। तो क्योंकि ये समस्याएं वैश्विक हैं, ग्लोबल हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है, भले ही उसे हासिल करना अक्सर मुश्किल होता है। तो ये जो गैर पारंपरिक धारणाएं हैं, मानव सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा, ये हमें खतरों के बदलते स्वरूप और नए स्रोतों की तरफ ध्यान दिलाती हैं। चलिए कुछ नए स्रोतों पर नजर डालते हैं। पहला शायद आतंकवाद है। हाँ, आतंकवाद। ये उस राजनीतिक हिंसा को कहते हैं जो जानबूझकर और बिना किसी भेदभाव के आम नागरिकों को निशाना बनाती है। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वो है जिसमें एक से ज्यादा देशों के नागरिक या उनका इलाका शामिल हो। आतंकवादी समूह करते क्या हैं? वो बल या बल की धमकी का इस्तेमाल करके एक ऐसी राजनीतिक स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। और वो आम नागरिकों को निशाना क्यों बनाते हैं? आमतौर पर इसलिए ताकि आम जनता में डर फैले, दहशत फैले
और फिर जनता के उस गुस्से या डर को वो सरकारों या दूसरे पक्षों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें। इसके क्लासिक उदाहरण हैं जैसे विमानों का अपहरण करना या ट्रेनों में, कैफे में, बाजारों में या दूसरी भीड़भाड़ वाली जगहों पर बम धमाके करना। हाँ, 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद इस पर दुनिया का ध्यान बहुत ज्यादा गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। हालांकि आतंकवाद कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। आतंकवाद के अलावा एक और बड़ा गैर पारंपरिक खतरा है मानवाधिकारों का उल्लंघन। बिल्कुल। मानवाधिकारों को समझने के लिए उन्हें मोटे तौर पर 3 तरह से बांटा गया है। पहला, राजनीतिक अधिकार, जैसे बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक अधिकार। और तीसरा, उपनिवेशित लोगों या फिर जातीय और स्वदेशी अल्पसंख्यकों के अधिकार। हालांकि इस वर्गीकरण पर तो काफी हद तक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि इनमें से अधिकारों के किस समूह को सार्वभौमिक मानवाधिकार माना जाए, और ना ही इस पर सहमति है कि अगर कहीं इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या करना चाहिए। हाँ, ये बहस तो चलती रहती है। बिल्कुल। 1990 के दशक से कुछ घटनाओं ने इस बहस को और तेज किया, जैसे इराक का कुवैत पर आक्रमण, रवांडा में हुआ नरसंहार या पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना द्वारा लोगों की हत्या। इन घटनाओं ने ये सवाल खड़ा किया कि क्या संयुक्त राष्ट्र को मानवाधिकारों के ऐसे गंभीर हनन को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो कब और कैसे। एक और बहुत बड़ा खतरा है वैश्विक गरीबी। क्या ये भी सुरक्षा का मुद्दा है? हाँ, गैर पारंपरिक सुरक्षा के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया की आबादी, जो अब लगभग 760 करोड़ है, वो 21वीं सदी के मध्य तक बढ़कर करीब 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान है। बाप रे। और अभी दुनिया की आधी आबादी बढ़ोतरी सिर्फ 6 देशों में हो रही है: भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं उनमें अगले 50 सालों में आबादी तिगुनी होने की उम्मीद है, जबकि कई अमीर देशों में इसी दौरान आबादी कम होगी। तो इसका मतलब अमीर और गरीब के बीच फासला और बढ़ेगा? हाँ, यही हो रहा है। जहां प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है और जनसंख्या वृद्धि कम है, वो अमीर देश या अमीर सामाजिक समूह और अमीर होते जा रहे हैं, और जहां आमदनी कम है और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वो गरीब देश और गरीब समूह और गरीब होते जा रहे हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे को और मजबूत करती हैं। विश्व स्तर पर देखें तो ये असमानता दुनिया के उत्तरी देशों अमीर और दक्षिणी देशों गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर रही है, और दक्षिण के देशों के अंदर भी असमानताएं बहुत तेज हुई हैं। और इस गरीबी का संघर्ष से क्या लेना देना है? सीधा संबंध है। आज दुनिया के ज्यादातर सशस्त्र संघर्ष उप सहारा अफ्रीका में हो रहे हैं, जो दुनिया का सबसे गरीब क्षेत्र भी है। 21वीं सदी की शुरुआत में इस इलाके में युद्धों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बाकी पूरी दुनिया से ज्यादा थी। उफ़्फ़ो। और दक्षिण में गरीबी ने एक और चीज को जन्म दिया है बड़े पैमाने पर: प्रवासन, माइग्रेशन। लोग उत्तर के अमीर देशों में बेहतर जीवन की तलाश में जा रहे हैं, खासकर बेहतर आर्थिक मौकों की तलाश में। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक टकराव भी पैदा हुए हैं। हाँ, ये प्रवासल और शरणार्थी का मुद्दा तो आजकल बहुत खबरों में रहता है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम प्रवासियों, माइग्रेंट्स और शरणार्थियों, रिफ्यूजीज के बीच फर्क करते हैं। प्रवासी वो हैं जो स्वेच्छा से अपना देश छोड़ते हैं। शरणार्थी वो हैं जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न से भाग कर आते हैं। राज्यों से आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि वो शरणार्थियों को स्वीकार करें, लेकिन प्रवासियों को स्वीकार करना उनकी मर्जी पर है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश के अंदर ही विस्थापित हो जाते हैं। हाँ, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित लोग, IDPs कहा जाता है। वो अपना घर छोड़ चुके होते हैं, लेकिन अपने देश की सीमाओं के अंदर ही रहते हैं। जैसे 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीर घाटी में हिंसा से भागे कश्मीरी पंडित, वो आंतरिक रूप से विस्थापित समुदाय का एक उदाहरण है। और ये एक दिलचस्प बात है कि दुनिया का जो शरणार्थी नक्शा है वो दुनिया के संघर्ष वाले नक्शे से लगभग पूरी तरह मेल खाता है। जहां संघर्ष है वहीं से लोग भाग रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। अगला गैर पारंपरिक खतरा है स्वास्थ्य महामारियां, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स और हाल ही में कोविड। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा गैर पारंपरिक खतरा बनकर उभरी हैं। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स जैसी स्वास्थ्य महामारियां, ये प्रवासन, व्यापार, पर्यटन और यहाँ तक कि सैन्य अभियानों के जरिए देशों में बहुत तेजी से फैली हैं। 2003 तक ही दुनिया भर में लगभग 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित थे, और इनमें से 2 तिहाई अफ्रीका में थे, और बाकी जो बचे
उनका आधा हिस्सा दक्षिण एशिया में था। 2/3 अफ्रीका में। हाँ, उत्तरी अमेरिका और दूसरे औद्योगिक देशों में तो 1990 के दशक के अंत में नई दवाओं से एड्स से होने वाली मौतों में काफ़ी कमी आई। लेकिन ये इलाज इतने महंगे थे कि अफ्रीका जैसे गरीब इलाकों के लिए उनका खर्च उठाना मुमकिन नहीं था। और सिर्फ एड्स ही नहीं, इबोला वायरस, हंता वायरस, हेपेटाइटिस सी जैसी कई नई और कम समझी जाने वाली बीमारियां भी सामने आई हैं। और साथ ही टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजा जैसी पुरानी बीमारियां भी दवा प्रतिरोधी रूपों में बदल गई हैं, जिनका इलाज करना मुश्किल हो गया है। जानवरों में फैलने वाली महामारियों के भी बड़े आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। हाँ, ये तो हमने देखा है। तो इस तरह की महामारियां ये दिखाती हैं कि आज के दौर में देश एक दूसरे पे कितने ज्यादा निर्भर हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर बहुत जोर देती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर उठता है, इतने सारे खतरे गिना दिए, आतंकवाद, मानवाधिकार हनन, गरीबी, पलायन, बीमारियां, क्या हर बड़ी समस्या को सुरक्षा का मुद्दा बना देना सही है? कहीं ऐसा ना हो कि सुरक्षा शब्द का मतलब ही इतना फैल जाए कि वो बेमानी हो जाए। नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। सुरक्षा की अवधारणा को अगर सुसंगत रखना है, उसे कोहेरेंट बनाए रखना है, तो ये ज़रूरी है कि किसी भी मुद्दे को सुरक्षा समस्या मानने के लिए एक न्यूनतम साझा मानदंड हो। और वो मानदंड क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि वो मुद्दा संदर्भित इकाई, चाहे वो राज्य हो या लोगों का समूह, उसके अस्तित्व को ही खतरे में डाल दे। भले ही उस खतरे की सटीक प्रकृति अलग अलग हो। जैसे मालदीव देश ग्लोबल वार्मिंग से अस्तित्व का खतरा महसूस कर सकता है, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ने से उसका बड़ा हिस्सा डूब सकता है। जबकि दक्षिणी अफ्रीका के देशों के लिए शायद HIV एड्स एक ज्यादा गंभीर अस्तित्व का खतरा हो। या 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के लिए हुआ नरसंहार उनके अस्तित्व पर ही हमला था। समझ गई। तो खतरा अस्तित्व पर होना चाहिए। हाँ, कम से कम उस स्तर का खतरा हो, तभी उसे सुरक्षा के दायरे में लाना शायद ज्यादा ठीक रहेगा। वरना जैसा आपने कहा, हर चीज सुरक्षा का मुद्दा बन जाएगी। तो इन तमाम गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए फिर रास्ता क्या है? अगर सैन्य टकराव नहीं तो क्या सहयोग? ज्यादातर मामलों में तो जवाब यही है, सहयोग। आप खुद सोचिए, गरीबी कम करने में, या प्रवासन और शरणार्थी आंदोलनों को संभालने में, या महामारियों को नियंत्रित करने में सैन्य बल क्या करेगा? सच तो यह है कि ज्यादातर मामलों में सैन्य बल का इस्तेमाल हालात को और बिगाड़ देगा। हाँ, ये तो है। इसलिए ऐसी रणनीतियां बनाना कहीं ज्यादा असरदार है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। और यह सहयोग द्विपक्षीय हो सकता है, दो देशों के बीच, क्षेत्रीय हो सकता है, महाद्वीपीय हो सकता है, या वैश्विक भी हो सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरा कैसा है और देशों की प्रतिक्रिया देने की इच्छा और क्षमता कितनी है। और इस सहयोग में कौन कौन शामिल हो सकता है? सिर्फ सरकारें? नहीं, इसमें सरकारों के अलावा और भी बहुत से खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं और होते भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, विश्व बैंक, IMF वगैरह। गैर सरकारी संगठन हैं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी फाउंडेशन और चैरिटीज, चर्च और धार्मिक संगठन, ट्रेड यूनियन और सामाजिक और विकास संगठन। अच्छा। व्यवसाय और बड़े निगम भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। और महान हस्तियां भी जैसे मदर टेरेसा या नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपने काम से दुनिया पर असर डाला। तो मतलब सहयोग ही मुख्य रास्ता है, लेकिन क्या इसमें बल प्रयोग की कोई भूमिका है ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सहकारी सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि बल प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। ये अंतिम उपाय के रूप में बल के उपयोग को शामिल कर सकती है। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसी सरकारों से निपटने के लिए बल के उपयोग को मंजूरी देनी पड़ सकती है जो अपने ही लोगों को मार रही हों, या जो गरीबी, बीमारी और तबाही से जूझ रही अपनी आबादी की दुर्दशा को नजरअंदाज कर रही हों। या फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल पर सहमत होना पड़ सकता है। लेकिन गैर पारंपरिक सुरक्षा तब बहुत बेहतर काम करती है जब बल का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से स्वीकृत और लागू किया जाता है, बजाय इसके कि जब कोई एक देश अपने दम पर अपनी मर्जी से बल का उपयोग करने का फैसला कर ले। उसमें खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए अब भारत की बात करते हैं। भारत ने तो अपनी सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों तरफ से उभरे पारंपरिक यानी सैन्य और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों का सामना किया है। तो भारत की सुरक्षा रणनीति के मुख्य घटक क्या रहे हैं? हाँ, भारत की सुरक्षा रणनीति को देखें तो उसके 4 मोटे-मोटे घटक नजर आते हैं, जिनका समय समय पर अलग अलग संयोजन में इस्तेमाल किया गया है। पहला घटक है अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संघर्षों में शामिल रहा है। हाँ, पाकिस्तान के साथ 1947-48, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध हुए।
चीन के साथ 1962 में। और क्योंकि भारत एक ऐसे क्षेत्र में है जहां आसपास परमाणु सशस्त्र देश हैं, इसलिए भारत सरकार ने जब 1998 में परमाणु परीक्षण किए तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के संदर्भ में ही उचित ठहराया गया था। वैसे भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में ही कर लिया था। ठीक है, ये हुआ पहला घटक, सैन्य क्षमता। दूसरा क्या है? दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकजुटता, विउपनिवेशीकरण, निरस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसे मंच के रूप में समर्थन दिया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाया जा सके, इस पर बहुत जोर दिया था। भारत ने हमेशा एक ऐसी सार्वभौमिक और गैर भेदभावपूर्ण अप्रसार व्यवस्था लाने की पहल की जिसमें सभी देशों के पास सामूहिक विनाश के हथियारों, परमाणु, जैविक, रासायनिक के संबंध में समान अधिकार और दायित्व हों। भारत ने एक न्यायसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO के लिए भी तर्क दिया। और गुटनिरपेक्षता की नीति भी इसी का हिस्सा थी। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने दो महाशक्तियों की गुट राजनीति के बाहर शांति का एक क्षेत्र बनाने में मदद करने के लिए गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट का इस्तेमाल किया। हाल के वर्षों में देखें तो भारत उन 16 देशों में शामिल हुआ जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसकी पुष्टि की। ये प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का एक रोड मैप देता है। और भारतीय सैनिकों को सहकारी सुरक्षा पहलों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों पर हमेशा भेजा गया है। ठीक है, तो पहला सैन्य क्षमता, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तीसरा घटक शायद देश के अंदर की चुनौतियों से जुड़ा है। हाँ, तीसरा घटक है देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना। भारत में नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों के कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर भारत से अलग होने की मांग की है। भारत ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अपनाने की कोशिश की है। ये व्यवस्था अलग अलग समुदायों और लोगों के समूहों को आज़ादी से अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और राजनीतिक शक्ति में हिस्सा लेने की अनुमति देती है। और अंतिम चौथा घटक क्या है भारत की रणनीति का? चौथा घटक है अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करने का प्रयास करना कि नागरिकों के एक बहुत बड़े हिस्से को गरीबी और दुख से बाहर निकाला जा सके और देश में भारी आर्थिक असमानताएं मौजूद न रहें। ये कोशिश कितनी सफल हुई है? देखिए, जैसा कि स्रोत भी मानते हैं, ये प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। हम आज भी एक बहुत गरीब और असमान देश हैं। फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति का एक फायदा ये है कि ये गरीब और वंचित नागरिकों को अपनी आवाज उठाने के लिए जगह देती है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों पर यह दबाव रहता है कि वो आर्थिक विकास को मानव विकास के साथ जोड़ें, विकास का फायदा आम आदमी तक पहुंचे। तो इस तरह देखें तो लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक आदर्श नहीं है, एक लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने का एक तरीका भी है। तो आज के इस काफी विस्तृत चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा एक बहुत ही व्यापक और वाकई में जटिल अवधारणा है। ये सिर्फ सैन्य शक्ति या सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। पारंपरिक खतरों के साथ साथ गरीबी, बीमारी, मानवाधिकारों का हनन, पर्यावरण का बिगड़ना और आतंकवाद जैसे जो गैर पारंपरिक खतरे हैं, वो हमारी समझ और हमारी प्रतिक्रिया दोनों की मांग करते हैं। और हमने ये भी देखा कि इन नए खतरों से निपटने के लिए अक्सर सैन्य बल के बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। हाँ, और इस सहयोग में सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, NGO सभी की भूमिका हो सकती है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि भारत की अपनी सुरक्षा रणनीति इन अलग अलग तरह की चुनौतियों, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, आंतरिक और बाहरी, का सामना करने के लिए एक बहुआयामी मतलब मल्टीप्रोंग्ड दृष्टिकोण अपनाती है। हाँ, जिसमें सैन्य मजबूती, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आंतरिक एकता बनाए रखने के प्रयास और आर्थिक विकास, ये सभी पहलू शामिल हैं। तो जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भविष्य की दुनिया में सुरक्षा का कौन सा पहलू ज्यादा प्रभावी होगा या ज्यादा मायने रखेगा? पारंपरिक सैन्य सुरक्षा या फिर मानव और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े ये गैर पारंपरिक मुद्दे, या फिर असली चुनौती इन दोनों के बीच एक स्थायी संतुलन, एक बैलेंस बनाने की होगी? मानक शो आउटरो।